मैथ्स विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को समझने से पहले चैप्टर 8 हमारा क्लियर हो जाना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। इस चैप्टर में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। है क्या? एंगल्स की साइड्स, एंगल्स फाइंड करना, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में समझ के आए हैं। तो इस चैप्टर में प्रैक्टिकली बताया है कि आप सपोज़ किसी बिल्डिंग की हाइट को देख रहे हो, मतलब बिल्डिंग के टॉप को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दैट टाइम आपका जो एंगल बन रहा है और जो जो लाइन फॉर्म हो रही हैं वो सब क्या क्या है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म आती है हमारी लाइन ऑफ साइट। सो व्हाट इज़ लाइन ऑफ साइट? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम विजन ऑफ ऑब्जर्वर। कौन सी लाइन? कि जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके विजन से लेके जो ऑब्जेक्ट का व्यू वो देख रहा है, उनके बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है वो लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। सपोज़ हम बाहर खड़े हैं, हम हमारे स्कूल की बिल्डिंग को देख रहे हैं और बिल्डिंग का टॉप देख रहे हैं, हम टेरेस देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर टॉप हाईएस्ट फ्लोर देख रहे हैं। तो वो जब हम टॉप फ्लोर देख रहे हैं तो हमारी विज़न से लेके जो व्यू है हमारा, मतलब पूरी बिल्डिंग तो एक बार में नहीं देखेगी, हम सिर्फ टॉप देख रहे हैं, तो हमारी आई साइड से लेके उस टॉप तक की बीच में जो लाइन ड्रॉ हुई है वो लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ साइट। अब हमें एक लाइन और चाहिए, तो वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। वो क्या होती है? लाइन ड्रॉन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जर्वर हम खुद हैं, उसको देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो ये लाइन तो हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट। तो अब मेरे विज़न से लेके, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मुझसे लेके और वो जो बिल्डिंग खड़ी है उसके बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो प्लेन के पैरेलल होती है। अब हम तो ऊंचाई पर खड़े हैं, हमारा विज़न ऊपर है, नीचे प्लेन है, तो उस प्लेन के पैरेलली हमें हमारी आँखों के से लेके उस ऑब्जेक्ट के बीच की एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? अब ये दोनों लाइन ऑफ साइट और हमारे जो ऑब्जेक्ट से लाइन ड्रॉ हुई, ये दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ। तो वो जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। बट यहाँ पे हम ऊंचाई पे देख रहे हैं। सपोज हम बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हैं और हम ऊपर से, हमारा कोई नीचे फ्रेंड बुला रहा है, तो हम ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो हमारी आई साइड इस तरह होगी, मतलब हमारा हेड नीचे होगा, ठीक है। और जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारा हेड अप हो जाता है, रेज हो जाता है, तो हम ऊपर देखते हैं। तो जब हम नीचे देख रहे हैं तो मेरी लाइन ऑफ साइट किस तरह से बनेगी? जैसे मेरा फ्रेंड वहाँ नीचे खड़ा है और मैं ऊपर टॉप पर खड़ी हूँ बिल्डिंग के, तो मैं उसको इस तरह से देख रही हूँ, तो वहाँ से वहाँ तक की लाइन मेरी इस तरह से बन रही है, मेरी विज़न से लेके उस ऑब्जेक्ट तक। तो वो जो लाइन होती है वो लाइन होती है लाइन ऑफ साइट। अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल तो ऐसा तो है नहीं मेरे नीचे से फुट से लेके प्लेन के पैरेलल बना लो, नहीं। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से बनेगी? जहाँ से मैं देख रही हूँ, मेरे विज़न से ही बनेगी और उस ऑब्जेक्ट के, मतलब मेरे जो प्लेन है उसके पैरेलल। तो मेरे विज़न से एक प्लेन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना, वो लाइन होगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वो जो एंगल फॉर्म होता है जब हम नीचे देख रहे हैं, तब जो एंगल फॉर्म हुआ वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जब हमारा हेड डाउन हो, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा हेड डाउन है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और जब हमारा हेड रेज हो, हम ऊंचाई पर कोई चीज़ देख रहे हैं, तब हमारा एंगल फॉर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एक बार दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन वी रेज अवर हेड, कंडीशन है जब हमारा हेड रेज कर रहा हो, देन द एंगल फॉर्म, कौन सा एंगल फॉर्म होगा? लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड सेकंड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन व्हेन वी डाउन अवर हेड, जब हमारा हेड डाउन हो तब वो जो एंगल फॉर्म होगा, कौन सा एंगल? जब हम किसी लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहे, दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये दो मेन एंगल्स हैं, ये हमें बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। एक्चुअली इनमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो एक शॉर्ट ट्रिक, क्या?
डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब डाउन, डी फॉर डाउन, तो हमारा हेड डाउन, तो हम नीचे देख रहे हैं, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसका ऑपोजिट हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें दोनों एंगल गिवन है, इसलिए क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया। तो पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब आपको एक 7 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग गिवन है और उसके टॉप से आप देख रहे हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम हमारा हेड को रेज करके देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? टॉप ऑफ अ केबल टावर, हम यहाँ के टॉप पर खड़े हैं और हम क्या देख रहे हैं? एक केबल की टावर है, उसको हम देख रहे हैं। तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो हम सामने क्या बना लेते हैं? एक केबल टावर बना लेते हैं। अब पता है हमें, जब इसके टॉप से देख रहे हैं तो इससे तो वो बड़ी ही है, ये समझ में आ गया हमें। और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो जो कितना बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 60 डिग्री। अब देखो लाइन ऑफ साइट मैंने क्या बताया था, जहाँ से हम देख रहे हैं और जिसको हम देख रहे हैं वो बीच की लाइन क्या होती है? हमारी लाइन ऑफ साइट। और हम जहाँ से देख रहे हैं वही ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो किसके पैरेलल है? मेरे प्लेन के पैरेलल है। यहाँ पे प्लेन है ना, यहाँ पे प्लेन है हमारा जिस पर ये दोनों बिल्डिंग खड़ी हैं और हम इसके टॉप पर खड़े हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे पढ़ते हैं एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन है, कहाँ से? जहाँ हम खड़े हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। हर क्वेश्चन में फिगर को ऐसे बनाना जैसे हम खुद देख रहे हैं, तो फिगर जल्दी बन जाएगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? इसके टॉप पर खड़े हैं। अब यहीं से हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हम नीचे देख रहे हैं, हमारा हेड डाउन हो गया। अब क्या देख रहे हैं? ऑफ 8 फुट, मतलब ये जो बिल्डिंग है, केबल टावर है, इसको देख रहे हैं। तो अब पहले हम टॉप देख रहे थे, अब हम क्या देख रहे हैं? उसके फुट देख रहे हैं, मतलब उसको नीचे की साइड देख रहे हैं। तो ये जो मेरा एंगल बना, अब एंगल कौन कौन से लाइन के बीच में होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट तो इसकी ये हो गई, लाइन ऑफ साइट इसकी ये हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जहाँ से देख रहे हैं वहीं से प्लेन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है ऑब्जेक्ट और हमारे विजन के बीच की। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों की कॉमन है। तो ये एंगल कितना गिवन है हमें? ये एंगल हमें कितना गिवन है? 45 डिग्री। तो ये एंगल है मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब मुझे इस टावर की हाइट पता नहीं है, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं नंबर्स दे देती हूँ। ये हो गई मेरी ए बी हाइट और ये हो गई मेरी सी डी हाइट और यहाँ पे दे दिया मैंने ई नाम। ठीक है, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगी। जब ए बी 7 है और ये इसके इक्वली है ना, तो ये इतनी हाइट कितनी हो गई मेरी? 7 हो गई, इतनी इतनी। ठीक है, ये मेरी 7 है, ये दोनों 7 है। ठीक है, अब मुझे तो क्या फाइंड करनी? हाइट फाइंड करनी। तो ये पूरी हाइट में कितनी ले रही हूँ? h ले रही हूँ। मान लिया मैंने लेट हाइट ऑफ केबल टावर, लेट हाइट ऑफ केबल टावर मैंने ले ली कि वो कितनी है? DC, ये है मेरी h। क्लियर? अब फर्स्ट क्या लेती हूँ मैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे? मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल? पहले ये वाला लूँगी, ट्राइंगल CEB, ट्राइंगल CEB। राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे 90 डिग्री हैं, ये वाले एंगल मेरे 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सामने ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर ही जाएगी क्योंकि वो पैरेलल है फ्लोर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल CEB लिया। अब मैं क्या ले रही हूँ? अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। ये देखो इसमें मेरे पास क्या क्या है, इसमें मेरे पास क्या क्या है? एक मेरे पास एंगल है इस ट्राइंगल में और एक मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मैंने समझाया था कि जो एंगल हो, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो EC है, ये EC क्या है? मेरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? मुझे तो बेस फाइंड करना है। तो बेस और परपेंडिकुलर किसके रेशो में आता है?
बेस और परपेंडिकुलर आता है 10 के रेशो में, 10/45। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 10/45 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10/45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10/45 मुझे पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला चैप्टर 8 आना चाहिए। 10/45 1 होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कितना है, EC, परपेंडिकुलर है EC और बेस कितना है, EB। अब EC मेरे पास 7 मीटर है और बेस मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 1 = 7/EB। तो यहाँ से बेस कितना आ गया मेरा, EB 7 मीटर ही आया ना, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ 1 में, तो इक्वल में क्या है 7। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये बेस आ गया। ये कितनी आई मेरी, 7। इसको भी मैं लिख देती हूँ 7 मीटर। अब मेरी ये बेस आ गया। अब मैं ऊपर लगाऊंगी 10/60। 10 ही क्यों लगा रहे हैं, साइन कॉस क्यों नहीं लगा रहे हैं वो भी समझ लो। 10 में ही परपेंडिकुलर और बेस का रेशो आता है, तो हमारे पास जो अवेलेबल होता है हम उसके अकॉर्डिंग रेशो लगाते हैं, ठीक है। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो वहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ हाइपोटेनियस हमें नहीं है पता, हाइपोटेनियस पता नहीं है, तो हम क्यों कैसे लगाएं साइन को। तो हमें तो हाइट फाइंड करना है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। मैंने बोला है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ, एंगल 60 के, ठीक है। तो अब मैं फिर से क्या ले रही हूँ, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ DBE। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया DBE, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मेरा T रेशो लगेगा। तो T रेशो लगाया मैंने 10/60। ये समझना 10 ही क्यों ले रहे हैं, 10 में क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है, और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हमें जो फाइंड करना है हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। सो 10/60 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10/60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है मेरा ये DE, परपेंडिकुलर है मेरा DE, ठीक है। और बेस मेरी क्या है, EB। तो EB मैंने अभी इस इक्वेशन से फाइंड कर ली। और DE क्या लिखूंगी, देखो ये पूरी H है, ये पूरी क्या है, H है, और इतनी 7 है, तो इतनी कितनी होगी, देखो टोटल कितनी है DC, ये कितनी है H। अब DC किसके इक्वल है, DE + EC। ये क्या लिखा मैंने, इसको इक्वल में लिखा है दिस प्लस दिस, दोनों को इक्वल लिख दिया। अब DE मुझे निकालना है और EC मेरे पास 7 है, तो 7 को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो H - 7 = DE। तो मेरे पास DE कितनी आ गई, H - 7। सिर्फ इतनी हाइट है ये, H - 7, ठीक है। तो मैं DE लिख रही हूँ H - 7, और EB मैंने अभी निकाली कितनी, 7। अब सॉल्व कर लो। अब मुझे 10/60 भी पता होना चाहिए। 10/60 कितना होता है, 10/60 √3 होता है, ठीक है। सो √3 = H - 7/7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 7√3 = H - 7। अब -7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। सो 7√3 + 7 = H। अब दोनों में 7 कॉमन ले लो, तो क्या आया, √3 + 1 मीटर। ये क्या है हमारी, ये हमारी आ गई हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा। जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो उतने अच्छे से हमारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चैप्टर, ये वीडियो का एंड यही होता है। अभी तक मेरी वीडियो को आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।